डियर स्टूडेंट्स, आज जनरल स्टडीज पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया है, वो टेलीग्राम ग्रुप पे एक्टिव हो गया है और आप अपना आंसर लिख के उस टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं और शाम तक आप लोगों को उसका कंसर्न वीडियो और एक मॉडल आंसर आपको उस टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दिया जाएगा। तो वहाँ से आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं, क्योंकि सारे बच्चों का आंसर चेक करना संभव नहीं होगा, तो इसलिए एक वीडियो और एक मॉडल आंसर आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा। उसमें जरूर कुछ बच्चे जो काफ़ी अच्छा आंसर लिख रहे हैं उनका आपका इवैल्यूएशन होगा, और जो बहुत ज़्यादा खराब आंसर लिख रहे हैं उनका भी इवैल्यूएशन और काउंसलिंग होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन एक बार देखते हैं आप लोगों के साथ। द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 remains only a legal document without intense sensitization of government functionaries and citizens regarding disability. Comment: दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। टिप्पणी कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 से रिलेटेड है, और ये कह रहा है कि सरकार अगर हमारे देश में सजग नहीं है और अगर हमारे कहा जाएगा कि जो नागरिक हैं वो भी सहानुभूति नहीं रखते हैं हमारे जो दिव्यांग हैं उनके प्रति, तो ये केवल और केवल एक किताबी अधिकार रह जाएगा, केवल और केवल एक विधिक अधिकार रह जाएगा, उसका लागू होना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो पहली बात तो आपको ये समझना है, थोड़ा डिटेल में इसको समझेंगे, क्योंकि ये एक्ट जो है इसमें एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनने की पॉसिबिलिटी रखता है, तो उसको भी थोड़ा देखा जाएगा। तो ये एक्ट जो आपका था ये 1995 में हमारे देश में एक एक्ट था, आपके पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आपका एक एक्ट था, लेकिन वो एक्ट बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं था, केवल 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करता था। और क्योंकि हमने 2006 में कन्वेंशन ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, यूनाइटेड नेशन का एक अभिसमय आपका बनाया गया दिव्यांग जनों से संबंधित, उस अभिसमय को 2006 में यूनाइटेड नेशंस ने पास किया और 2007 में इंडिया ने रेटिफाई कर दिया। तो उस अभिसमय के अनुसार हमें अपना नया अधिनियम बनाना था, इसीलिए लगभग आप कह सकते हैं कि 10 सालों बाद हम लोगों ने जो पुराना अधिनियम था 1995 वाला, उसमें परिवर्तन कर दिया, उसको समाप्त करके एक नया अधिनियम बना दिया, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट ये आपका बनाया गया। और ये जो आपका एक तरह से राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, ये काफी प्रोग्रेसिव है, क्योंकि जो पुराना अधिनियम था ये केवल 7 प्रकार के दिव्यांगजनों की समस्याओं को मानता था, इसमें 22 प्रकार के आपके दिव्यांगजन की समस्याओं को माना गया है। साथ ही साथ में ये शिक्षा में भी आरक्षण प्रदान कर रहा है, नौकरी में भी आरक्षण प्रदान कर रहा है, और जो आप देखिएगा कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें भी रिलैक्सेशन आपका प्रोवाइड कर रहा है। तो थोड़ा सा एक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कुछ फैक्ट पॉइंट आपका देख लें। जो 2011 का सेंसस डॉग डाटा है वो ये बताता है कि भारत में 2.21 जो जनसंख्या है वो हमारे देश में दिव्यांग जन है, और इसलिए एक हमारे देश में समग्र नियम का अधिनियम का जरूरत पड़ा जो कि इनकी समस्याओं का समाधान कर सके। अब जो आप देखिएगा जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट आपका है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस कन्वेंशन को रेटिफाई किया 2006 में, यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन जो आया था, उसी को सम्मान देने के लिए अधिनियम बनाया गया है। अब इस अधिनियम में क्या अच्छाई है? इस अधिनियम में अच्छाइयां जो आप देखिएगा तो ये अच्छाइयां ये है कि ये लगभग 7 प्रकार के बजाय 22 प्रकार की समस्याओं को यहाँ पे माना गया है। दूसरा, इस अधिनियम में जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके अधिकार क्या क्या हो सकते हैं, कैसे उनको न्याय सुनिश्चित किया जाएगा,
कैसे उनको समता और उनके साथ जो विभेद हो रहा है उसको रोका जाएगा, कैसे महिलाओं और जो बच्चों का एक तरह से जो दिव्यांगजन है उनकी जो समस्याएं उनको कैसे टैकल किया जाएगा, साथ ही साथ में सामुदायिक जीवन उनका कैसे होगा, इस पे भी बात आपका कहा गया है। कैसे उनको क्रूरता से बचाया जाए, ये भी आपका संरक्षण कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, ये भी आपका है। हिंसा से, शोषण से, और आप देखिएगा कि कैसे उनके एक तरह से कहा जाएगा कि संरक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा, प्रोटेक्शन उनका कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, ये भी आप देख सकते हैं। उनके प्रजनन के अधिकार क्या होंगे, ये भी आपके बारे में बताया गया है। फिर उनका देख रेख करने में जो लोग उनके घर वाले हैं उनके साथ उनका कैसा संबंध होगा, माता पिता है तब तो ठीक है, लेकिन किसी केयर टेकर के अंदर है तो क्या उनका एक तरह से राइट होगा, कैसे उनका उपयोग हो सकता है, ये बात आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में इनके शिक्षा के बारे में भी बताया गया है कि कैसे शिक्षा दिया जाएगा। एसेसिबिलिटी के लिए सुगम भारत आप कह सकते हैं कि एसेसिबिलिटी के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं कि कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एसेसिबल बनाना है, कैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एसेसिबल बनाना है, ये सब बातें आप देख सकते हैं। कैसे इनको कौशल देना है, कैसे इनको नौकरी देने का प्रबंध आपका किया गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि 4% आरक्षण की बात आपकी कही गई है दिव्यांगजन के लिए। 5% आरक्षण शैक्षणिक संस्थाओं में, जो उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें 5% आरक्षण दिया गया है। 4% आरक्षण आपका दिया गया है जो आपकी सरकारी नौकरियां हैं। साथ ही साथ में आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए लागू होता है, लेकिन दिव्यांगजन के संबंध में अगर बात है तो ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है इसका विस्तार किया गया 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए इसको लागू किया गया है। फिर इसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी की भी बात की गई है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब अगर आपको किसी एक तरह से कहा जाए कि डिसेबिलिटी में 40% से ज्यादा उस समस्या से आप ग्रसित हैं तो वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपका घोषित कर दिया जाएगा और उसी से आपको आरक्षण का लाभ मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। फिर सामाजिक सुरक्षा कैसे होगा, स्वास्थ्य आपका कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, पुनर्वास आपका कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, इसके बारे में भी इस एक्ट में बात आपका किया गया है। ये मनोरंजन के क्या क्या साधन हो सकते हैं, इंश्योरेंस कैसे आपका होगा, वो सब के बारे में बताया गया है। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज के बारे में भी बताया गया है जो आप देख सकते हैं। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए आपका क्या है, फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रंस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, साथ ही साथ में रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 5%, फिर रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज 4% की बात आपकी कही गई है। इंसेंटिव टू एम्प्लॉयर्स इन प्राइवेट सेक्टर, जो भी नौकरी पर रखेगा ऐसे दिव्यांगजनों को उनको भी कुछ लाभ आपके मिलने की पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। फिर इसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे सरकार की क्या क्या उत्तरदायित्व है उसके बारे में भी बात किया गया है। जैसे अवेयरनेस कैंपेन कैसे बढ़ाना है, सुगम कैसे बनाना है पूरे भारत को, कैसे आपको बसेज को लो फ्लोर बसेज बनाने हैं, ट्रेन की कैसे आपको एक्सेसिबिलिटी बनानी है, कैसे प्लेटफॉर्म्स को आपको डिजाइन करना है कि दिव्यांगजन वहां पे आसानी से पहुंच सके। तो बहुत सारे चीजों पे आपके बारे में बात किया गया है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को भी सुगम बनाने की बात की गई है, जो करेंसीज हैं उनको भी सुगम बनाने की बात की गई है ताकि जो दिव्यांगजन है वो उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर सके, ये भी बात आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे सरकार के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ एक तरह से कहा जाएगा कि फंड भी दिया जाएगा और फंड के साथ साथ उसका ऑडिट भी प्रॉपर किया जाएगा, उसका प्रॉपर अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। नेशनल फंड होगा, स्टेट फंड होगा, उस फंड्स का प्रॉपर अकाउंट बनाया जाएगा, उसका प्रॉपर ऑडिट सीएजी के थ्रू या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जा सकता है। साथ ही साथ में सेंट्रल और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड आपका बनाया जाएगा जो कि आपके सेंटर पे काम करेगा, एक स्टेट पे काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा। और उनका काम क्या होगा, उनका काम ये होगा कि जो भी हमारे यहाँ पे दिव्यांगजन है उनके बारे में क्या क्या और अच्छे आपके शोध किए जा सकते हैं, सलाह दिए जा सकते हैं, कैसे उनके बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सकता है, ये बात आपका है। यहाँ पे एक पॉइंट और आपको जानना है, चीफ कमिश्नर एंड स्टेट कमिश्नर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में
इस पे एक प्रीलिम्स पे सवाल बन सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि आपके जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है 338 ए में, 338 बी में नेशनल कमीशन फॉर एससी बीसी है। एक सवाल यही बन सकता है कि जो आपके चीफ कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, या स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ कमिश्नर का, और स्टेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट। ये भी स्टेटमेंट गलत है। इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर नहीं करते, ना कि प्रेसिडेंट करते हैं। इनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपका करता है। फिर इनका काम क्या होगा? इनका काम वही होगा जो हमारे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी का होता है, जैसे कि डिसेबिलिटी पर्संस की जो आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रही है। साथ ही साथ में ये भी देखना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं वो उनको मिल रहा है, कहीं उनके साथ एट्रोसिटीज हो गया उसका संज्ञान लेना, ठीक है, उनके राइट्स को इंटैक्ट रखना, उनकी जीवन को और सुविधाजनक बनाया जाए, भारत में कहीं उनके अगेंस्ट हिंसा हो रही है उसका संज्ञान लेना, सालाना एक रिपोर्ट सबमिट करना स्टेट लेजिस्लेचर को और पार्लियामेंट को। तो ये बात आप देख सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपका चीफ कमिश्नर स्टेट कमिश्नर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है। एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इनका अपॉइंटमेंट ना तो प्रेसिडेंट करता है ना तो गवर्नर करता है, इनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करता है। ये सब थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन पे आएंगे अभी, लेकिन ये जो और बातें हैं इसके एक्ट के अंदर वो थोड़ा सा देख लीजिए। स्पेशल कोड भी बनाया जाएगा। अगर किसी पर्सन विद डिसेबिलिटीज का अधिकार का हनन होता है तो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होंगे उनके डेजिग्नेशन के द्वारा ये कोर्ट आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। फिर नेशनल फंड है, स्टेट फंड है, और ये फंड कहाँ पे उपयोग होगा ये भी देखा जाएगा। फिर उसका अकाउंट बनाया जाएगा, ऑडिट भी आपका होगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उसके साथ कोई हिंसा करते हैं या उसके साथ कोई अपराध करते हैं तो आपके खिलाफ क्या पेनाल्टी लगेगा उसके बारे में भी बताया गया। तो ये तो एक्ट है जो हमारा मॉडर्न एक्ट अभी आया है, 36 पन्ने का है, इतना डिटेल में तो आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसमें जरूर एक पॉइंट आप देख लीजिएगा। और चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर जो आपके पर्सन विद डिसेबिलिटीज बनते हैं, एक बार ये पीडीएफ डाउनलोड करके इंटरनेट से उस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन एक बार देखिए क्या है आपका। बार बार क्वेश्चन में इसीलिए आप लोग को पढ़ाता हूं कि एक बार आप लोगों को ध्यान रहे कि क्या लिखा जा रहा है। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 रिमेन्स ओनली अ लीगल डॉक्यूमेंट विदाउट इंटेंस सेंसिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड सिटीजन रिगार्डिंग डिसेबिलिटी। तो दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाएगा। देखिए प्रॉब्लम क्या क्या है। प्रॉब्लम अगर आप एनालाइज करिएगा पर्सन विद डिसेबिलिटीज आपके जो हैं उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम अगर एनालाइज करिएगा तो प्रॉब्लम आपको क्या मिलेगा। पहला प्रॉब्लम क्या है? ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, नौकरशाही की चुनौतियां या ब्यूरोक्रेटिक अपैथी, आप अपैथी भी लिख सकते हैं। नौकरशाही की असंवेदनशीलता, क्योंकि कई बार क्या होता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जो फॉर्म बनाना है, सर्टिफिकेट इशू करना है, जो उनके बेंचमार्क डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है, उसका प्रोसेस जो है वो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही जाएगा। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, 40% से ज्यादा किसी समस्या से ग्रसित है, तो वो जब आइडेंटिफिकेशन करेंगे तभी जाके आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। और कई बार क्या होता है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो इन समस्याओं पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स या ब्यूरोक्रेटिक अपैथी, नौकरशाही की असंवेदनशीलता उत्पन्न होती है और हमारे जो दिव्यांगजन है समस्या से इन समस्याओं को झेलते हैं।
दूसरा समस्या आप देख सकते हैं, जो हमारे देश में अभी भी पब्लिक जो है वो सेंसिटाइज्ड नहीं है। भारत के नागरिक जो हैं वो ऐसे लोगों के प्रति बहुत सहानुभूति नहीं रखते हैं। आपको एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई दिव्यांगजन जाता है किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी मांगने के लिए, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो एलिजिबल भी है, डिग्री भी है, नॉलेज भी है, उसके बावजूद उसको आपका नौकरी पे नहीं रखा जाएगा। रीजंस बहुत ज्यादा आपके स्पष्ट हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस कुछ सोशल कहा जाएगा कि प्रीजुडिसेज, सामाजिक जो पूर्वानिधान है या पूर्वाग्रस्त है, उनसे ग्रसित होते हैं और इस वजह से ऐसे लोगों को नौकरी पे नहीं रखते हैं। ये भी आपको देख सकते हैं कि ये एक समस्या आपके पब्लिक के साथ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है, जो कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट पे या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना, ये भी आप देख सकते हैं। थर्ड मेजर पॉइंट आप देख सकते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। अभी भी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका है बहुत ज्यादा एक्सेसिबल नहीं है हमारे, एक तरह से कहा जाएगा, दिव्यांगजनों के लिए। तो आईसीटी में रिफॉर्म्स तो बहुत तेजी से हो रहे हैं, जिस तेजी से अन्य लोगों को वो सुविधाएं मिल रही हैं उस तेजी से दिव्यांगजनों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही। और इस वजह से क्या हो रहा है, जो डिवीजन है सोसाइटी के बीच में बिटवीन द पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड अ फुली एबल बॉडीड पर्सन, वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो जो एक दिव्यांगजन है और एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से स्वस्थ है, शारीरिक स्वस्थ है, मानसिक स्वस्थ है, उनके बीच में दूरियां और ज्यादा बढ़ा देती हैं ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि और डिजिटल डिवाइड को ये बढ़ावा दे देती है। ये भी बात आपको देखने को मिलेगा। फिर और समस्याएं किस तरह की हैं, सुपरस्टिशंस, ये पब्लिक से समस्याएं भी हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि समाज की समस्याएं भी हैं, क्योंकि अंधविश्वास है। तो अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, क्योंकि 22 प्रकार के डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया गया है, अगर आप डिसेबिलिटीज की बात करिएगा इसमें 22 प्रकार के आप कह सकते हैं डिसेबिलिटीज को डिस्क्राइब किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग से आपके ग्रसित व्यक्ति, श्रवण दोष, बधिर और कम सुनने वाले, चलने फिरने में अक्षमता, बौनापन, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म, ये सब, सेरिब्रल प्लासी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो ऐसी कुछ समस्याएं आपकी हैं जो किसी भी घर में किसी भी अगर बच्चे के साथ, किसी व्यक्ति के साथ होती है, तो लोग ऐसी समस्याओं को छुपाने का प्रयास करते हैं और समाज के सामने उसको उजागर नहीं करते। और इससे समस्या क्या होती है, जो भी व्यक्ति है उसको सही समय पे सही उपचार नहीं मिल पाता, सही मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, और जब प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता तो उसका जो समस्या का समाधान होने की संभावना थी वो भी खत्म हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, सुपरस्टिशन, समस्या किसी बच्चे को है तो हम उसको बाबा जी के पास लेके चले जाएंगे या झोला छाप डॉक्टर से ठीक करवाने का प्रयास करेंगे। तो उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट अगर मिल जाए, मेडिकल अगर आप कह सकते हैं कि उसको सही समय पे उपचार मिल जाए, तो समस्याएं बहुत सारे ठीक होने की पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। फिर और क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के तरफ से दूसरी प्रॉब्लम आप एक और देख सकते हैं कि जो हमारा हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है, हेल्थ बजट जिसको आप कहते हैं, वो बहुत ज्यादा कम है। तो जब हेल्थ बजट बहुत ज्यादा कम है तो सरकार जो मनोरोग की समस्याएं हैं उन पे पैसा बहुत कम करती, साथ ही साथ पे उन पे बहुत कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, अनुसंधान बहुत कम होता है, उस पे विकास बहुत कम होता है। और जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम होता है, बहुत सारे सरकारी संस्थाएं काम नहीं करती, तो क्या होता है कि ऐसी समस्याएं आपके समाज में बनी रहती हैं। मानसिक समस्याएं जो आपके लोगों को, बच्चों को झेलना पड़ता है, वो आने वाले समय में और बढ़ जाती हैं, क्योंकि सही सरकार का इस पे व्यय नहीं है। हेल्थ जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए गवर्नमेंट का, वो प्रॉपर आपका नहीं है। ये भी आप देख सकते हैं। और क्या समस्याएं आप देख सकते हैं, उनके साथ कुछ और समस्याएं आपकी हैं, जैसे जागरूकता और समझ, लोगों के बीच में अभी भी इन समस्याओं को लेकर जागरूकता नहीं है।
ना ही लोग इन समस्याओं को इतना महत्व देते हैं। तो ये भी एक बात आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ये सब आप देख सकते हैं। तो जनरली दीज आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज। एक बार हम लोग देखते हैं क्या क्या आपकी समस्याएं हो सकती हैं। तो देखिए समस्याएं हैं अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। लोगों के अंदर ना तो इतनी जागरूकता है और ना ही इतनी समझ है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है, देखिए जो फिजिकल डिसेबल है उनकी तो समस्या स्पष्ट रूप से दिखती है लोगों को, लेकिन जो मेंटल डिसेबिलिटी है उनकी समस्याएं नहीं दिखती। और बहुत सारे समाज के अंदर या घर के अंदर लोग ऐसी समस्याओं को उजागर नहीं करना चाहते हैं। जो सोशल स्टिग्मा है हमारे देश में वो फिजिकल डिसेबिलिटी से ज्यादा मेंटल डिसेबिलिटी पे लागू होती है। एक शारीरिक अक्षम व्यक्ति है तो वो तो तब भी ठीक है, लेकिन जो मानसिक अक्षमता आपकी है उस पे सोशल स्टिग्मा और ज्यादा आपकी है। और आप देखिएगा कि ये समाज में बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है कि मानसिक अक्षमता आपको बहुत सारे घरों में देखने को मिल जाता है। हार्मोनियल आपके मिसमैच की वजह से, हार्मोनियल इम्बैलेंस की वजह से कई तरह की समस्याएं बच्चों में उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन जो अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग समाज के बीच में है वो काफी कम है। लोग ऐसी समस्याओं को उजागर नहीं करना चाहते हैं सोशल स्टिग्मा की वजह से। तो ये बात आप देख सकते हैं। और फिर क्या है, मानसिकता और दृष्टिकोण बदलना। अभी भी हमारे देश में जो कहा जाएगा कि मानसिकता अभी लोगों की नहीं बदली है और दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी समस्याएं, मानसिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं किसी के साथ भी उत्पन्न हो सकती हैं। क्षमता निर्माण हमारे अभी भी बुनियादी ढांचे जो है, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था में बात करिए, चाहे कानूनी व्यवस्था में बात करिए, ऑन पेपर आपको दिखेंगे जमीनी स्तर पे इनका बहुत ज्यादा काम नहीं है। फिर पहुंच नहीं है हमारे यहाँ पे। जो देखने को मिलेगा कि सरकार की जो सेवाएं हैं, जो एसेसिबिलिटी है, चाहे बसेस की बात करिए, रेलवे की बात करिए, या गवर्नमेंट ऑफिसेज की बात करिए, प्राइवेट ऑफिसेज की बात करिए, स्कूल्स की बात करिए, कॉलेजेस की बात करिए, तो वो उतने एक्सेसिबल नहीं है दिव्यांग जनों के लिए। तो ये भी एक चुनौती आपको देखने को मिलेगा। अभी इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे और समस्याएं क्या है, और समस्याएं आप देख सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक अपैथी, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल नहीं है, नौकरियों में भेदभाव होता है, सुपर चीजें सब डिस्कस हो चुका है। तो अब इन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। समाज के अंदर जो समस्याएं आप देखें उसको पलट दीजिए, समाज के अंदर जागरूकता बढ़ाया जाए, लोगों को समझाया जाए और सरकार कई सारी योजनाएं चलाए, प्रचार प्रसार हो कि जो शारीरिक अक्षमता है वो तो स्पष्ट रूप से दिखता है, लेकिन जो मानसिक अक्षमता है इसको छुपाने की जरूरत नहीं है। समाज के अंदर ये जागरूकता आपका है कि ऐसी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है और जितनी जल्दी हो सके उसका मेडिकल अटेंशन दिया जाए, डॉक्टर्स के पास उनको रेफर किया जाए, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के पास भेजा जाए। तो ये जो डिसेबिलिटी आपकी मेंटल डिसेबिलिटी उनको सॉल्व किया जा सकता है, ये भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए, एजुकेशन प्रोग्राम्स आपके बनाए जाए, टेक्नोलॉजी को भी मॉडर्नाइज किया जाए और साथ ही साथ में जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है मेक श्योर किया जाए कि वो आपकी जो डिसेबिलिटी फ्रेंडली हो, जो हमारे दिव्यांग जन है वो इन तकनीकियों का अच्छे से उपयोग कर सके। और क्या किया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होना चाहिए, पीपीपी मोड पे काम होना चाहिए। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सब मिलजुल के जब इन समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो जाके ऐसी समस्याओं का समाधान हम लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आप लोगों से कल मिलते हैं। थैंक्स।